देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। पाकिस्तान का सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर को अशांत करने में हाथ है, ये जग जाहिर हो चुका है, दुनिया ये जान चुकी है। लेकिन हमारे ही जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं जो लगातार पाकिस्तान को उनकी नापाक हरकत को पूरा करने के लिए साथ दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर रहते जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन झंडा पाकिस्तान का लहराते हैं, झंडा आईएसआईएस का लहराते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, सेना के ऊपर जिस तरीके से बल प्रयोग करते हैं, सीधे तौर पर कश्मीर को अशांत करने की कोशिश करते हैं। अब वो सावधान हो जाएं, उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि बीते दशकों के इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने ज्वाइंट टीम ने कुछ ऐसे इलाकों में छापेमारी करके राष्ट्र विरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया है, राष्ट्र विरोधी सामान बरामद किए हैं जो कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर को अशांत करने के लिए लगातार एक हिस्सा बन रहे थे। खास तौर से इस छापेमारी को उन जगहों पर अंजाम दिया गया है जो इन लोगों के लिए, आतंकियों के लिए सेफ जोन माना जाता है। इन इलाकों में इस ज्वाइंट टीम ने जब छापेमारी की तो उनके हाथ जो बरामद हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। 12 घंटे में 700 संदिग्ध मकानों में की तलाशी ली गई। वहां से पाकिस्तान के झंडे मिले, चीन के झंडे मिले, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लेटर हेड वाले पैड्स मिले हैं, साथ ही साथ पेट्रोल बम और न जाने तमाम वो चीजें मिली हैं जो जम्मू कश्मीर को अशांत करने के लिए लगातार इस्तेमाल की जा रही थी। और साथ ही साथ 44 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में अब ये सवाल जहन में आ रहा है कि जिस ड्राइव की शुरुआत अब की गई है, अगर ये ड्राइव पहले शुरू की जाती तो क्या जम्मू कश्मीर की फिजा जो आज है वो कुछ और ही होती। आज इस मसले पर हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। घर के आतंकियों को सबक सिखाने की ठान चुकी भारतीय सेना ने कश्मीर में ऑपरेशन कर सच्चाई का कोरा चिट्ठा तैयार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने पहली बार बारामूला में आतंकियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में सुरक्षा बलों को घाटी में रहने वाले उपद्रवियों के घरों से चीन और पाकिस्तान के झंडे मिले। चीन वही दुश्मन देश है जिसने कुख्यात आतंकी मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की पहल को यूएन में वीटो किया था। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंक से जुड़ी गतिविधियों में कथित तौर पर लिप्त रहने के लिए 44 लोगों को गिरफ्तार किया। घर के आतंकियों के सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को आतंकवादी संगठनों के लेटरहेड मिले हैं। सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने काजी हमाम, गनाई हमाम, ताबिदगंज, जामिया समेत कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की। छापेमारी में सेना को कई राष्ट्र विरोधी सामान भी मिला। देश के इतिहास में पहली बार सेना ने इतने बड़े स्तर पर छापेमारी की। बारामूला के पुराने कस्बे में व्यापक अभियान के दौरान 17 अक्टूबर को 12 घंटों में 700 भी ज्यादा मकानों की तलाशी ली। 12 घंटे के ऑपरेशन में ही सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम समेत लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लेटर हेड पैड्स, भारत विरोधी मोबाइल फोन मिले हैं। सेना ने सभी देश विरोधी सामान को अपने कब्जे में ले लिया। बुरहानवाड़ी को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद से ही कश्मीर अशांत है। सेना के लिए यह ऑपरेशन एक बड़ी कामयाबी इसलिए क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन ने वाणी के बाद घाटी में उपद्रव बढ़ाने के लिए नया चीफ नियुक्त कर दिया। ऐसे में सेना की जवाबी कार्रवाई से उपद्रवियों के हौसले पस्त हो गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के अविभाज्य अंग कश्मीर में कब तक हम घर के आतंकी पालते रहेंगे जो सिर्फ कश्मीर या सेना के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। आपको याद
होगा कि जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार कहा था कि चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की शांति नहीं चाहते हैं, और अब ऐसा वक्त आ गया है कि उन चंद मुट्ठी भर लोगों को ही दबोचने की जरूरत है। एक नई पहल की शुरुआत हुई है, और ये जो पहल शुरू हुई है, क्या आने वाले वक्त में वाकई जम्मू कश्मीर की यह फिजा पूरी तरीके से बदलने वाली है? इस चीज को समझते हैं मेरे साथ एक खास सहयोगी, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि हमने इतिहास पलट कर देखा, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूरी ज्वाइंट टीम इस तरीके से अब एक छापेमारी करती है और तमाम वो चीज़ें सामने आती हैं जिसके बारे में सिर्फ अभी बातें हुआ करती थी, जो कहने में तो प्रूव्ड थी, लेकिन अब तो एविडेंस भी सामने आ गए। हाँ, देखिए, नहीं, अच्छी शुरुआत है और इसकी ये होना था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जो माहौल था जिस तरह का, वो इस तरह का शायद वो आड़े आता था, इसलिए नहीं हो पाता था। लेकिन जिस तरह का लगातार वहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से वहाँ कर्फ्यू लगातार लगा रहा दो महीने के लगभग जो है, और जिस तरह से बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों की मौत हुई है, तो ये तमाम चीज़ों को लेते हुए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये साफ था कि वहाँ पे जो है कि कुछ न कुछ आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनको सपोर्ट मिल रहा है, बॉर्डर के उस पार से भी सपोर्ट मिल रहा है। और ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है परसों, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें तमाम चीज़ें जो है सामने निकल के आ रही हैं, और इसी तरह से ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चलना चाहिए, ताकि जो है जो भी इस तरह का वहाँ पे मदद मिल रही है, जिस तरह के लोग छिपे हुए हैं वहाँ पे आतंकवादी, जो आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, वो उनको जो है सामने। एक बहुत खास बात अपने इस पूरे वक्तव्य में आपने ये बताई कि जो माहौल था पहले ऐसा नहीं था। तो मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, माहौल से मतलब क्या पहले की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो माहौल नहीं दे पा रही थी, वो अपने वोट बैंक के लिए इस तरीके से सेना को एक जो कहते हैं ना फ्रीडम देना, या वहाँ पे पुलिस को वो फ्रीडम नहीं दे पा रही थी, क्या इसके लिए क्या बीती पॉलिटिकल पार्टीज को हम रेस कर सकते हैं? देखिए, वो क्या, देखिए वहाँ अफसा लागू है, देखिए तो उसमें सेना को पूरा अधिकार है, तो सेना कुछ भी कर सकती है वहाँ पे, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब था कि ये अभी जो पिछले जो हम देख रहे थे 2.5-3 महीने में जिस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही थी, तो उससे इस तरह की एक्टिविटी करना या इस तरह कदम उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे थोड़ी गतिविधियाँ कम हुई हैं, हर तरफ से जो है सरकार ने कोशिश करी है कि वहाँ पे लोगों के घावों में मरहम लगाया जाए, और जिस तरह से पाकिस्तान को घेरा गया है वहाँ पे, तो निश्चित रूप से एक थोड़ा माहौल बदला है उसके हिसाब से। और जैसे जैसे वहाँ पे रिक्रूटमेंट वहाँ किया गया, युवाओं का काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं भर्ती के लिए उस तरह से, तो उन लोगों को एक मौका मिला है देखने का कि हाँ, हमें एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया नज़र आ रहा है। तो माहौल में थोड़ा सा बदलाव आया है, और इस समय अब लोग भी वहाँ उकता चुके हैं, और इसलिए जो है वहाँ पे इस तरह का कॉम्बिंग ऑपरेशन करना मुझे लगता है कि वो ज़्यादा संभव हो पाया था, और ये अच्छा हुआ है, मतलब हुआ है, और इस तरह का होते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, उनको बेपर्दा करना ही होगा, जो लोग वहाँ पे पनप रहे हैं, जिनको पनपाया जा रहा है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, और उस सारी इस तरह गतिविधियों को हमें जो है नेस्त नाबूद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जो है हमको बाहर से भी जो है, आप कहें पाकिस्तान से, या अगर हम कहें अब चीन से जो है जिस तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है, जब तक कि लोकल लेवल पे अगर इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी, उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा बाहरी तक हम पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को जो कहना चाहिए उसकी जो अच्छी फिजा थी उसे हम वापस नहीं ला पाएंगे। लेकिन एक अच्छी पहल जो शुरू हुई है, मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ वीर चक्र प्राप्त TPS त्यागी साहब भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्यागी सर आपका भी। और मैंने जैसे पीयूष जी से पहले उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, पहले भी मैं आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये जो ड्राइव की शुरुआत हुई है, किस तरीके से लिया जाए इसको, और ये जो एक शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, अभी तक आगाज भी नहीं हुआ था, अंजाम कहाँ तक पहुंचेगा? ये आगाज तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दरअसल में 700 घरों की तलाशी ली गई। आज से पहले अगर एक भी घर की तलाशी लेनी होती थी तो पहले सर्च वारंट उसके लिए लिया जाता था जी। और जब तक सर्च वारंट लेके आते थे तब तक उस संदिग्ध घर में से जो आतंकवादी छुपे रहते थे वो चले जाते थे। हालांकि इस दफा भी आतंकवादी वहाँ कम मिले हैं, सामान ज्यादा मिला है, लेकिन 700 घरों की तलाशी लेने का मतलब ये है कि एक फ्रीडम दी गई है सेना को, चाहे जितना ये कहते रहे कि ये अफसा लगा हुआ था और सेना को पूरी फ्रीडम थी, सेना को पूरी फ्रीडम नहीं थी। और तो और सेना को तो ये फ्रीडम भी नहीं थी कि वो किसी का टेलीफोन को टैप कर सके। अब कम से कम 700 घरों की तलाशी ली गई तो ये पता लगा कि वहाँ पर कैसी गतिविधियां चल रही हैं,
कब से चल रही हैं, क्योंकि अब तो सबसे ज्यादा एक हैरानी की बात ये हुई है कि वहाँ पे चाइना का फ्लैग भी मिला है। एग्जैक्टली। अब वो चाइना का फ्लैग मिलना और वहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर पैड्स का मिलना और जो और जितना अभी इंक्रिमिनेटिंग सामान है, इस सामान का मिलना एक बात तो दर्शाता है कि ये एक दिन का काम नहीं है। और अगर एक दिन का काम नहीं है तो लंबे समय का काम है, और अगर लंबे समय का काम है तो ये काम बगैर टैसिट अप्रूवल के नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि शायद पुरानी सरकारों का एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं रहा हो, लेकिन टैसिट अप्रूवल किसी न किसी लेवल पे जरूर रहा है। बिल्कुल। पीयूष साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें सरकारों की वो भूमिका नहीं है। दरअसल वहाँ पे जिस तरह से आप देखिए, बारामूला का इलाका जो है वो लगातार वो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा सटा हुआ इलाका है, और वहाँ वो गढ़ रहा है आतंकवादी गतिविधियों का। तो वहाँ पे जो लोकल स्तर पे जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जो है आतंकवादियों के प्रभाव में काफी है। ना कि अगर ये और हमें ये भी देखना होगा। बात करें जी, आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस इलाके में अगर छापेमारी हुई है, सवाल ये है कि अगर यहीं पर ये लोग मौजूद थे, शुरू से ही यासीन के साथ मौजूद थे, तो आज तक सेना वहां तक या ये ज्वाइंट टीम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई? तो कहीं ना कहीं से एक ग्रीन सिग्नल का जो इंतजार था, ये तो हम मानेंगे ना कि वो ग्रीन सिग्नल उन्हें नहीं मिल पा रहा था। नहीं, देखिए, वो स्थितियां किस तरह की होती हैं वो अलग अलग होती है। देखिए, आज से 2-2.5 साल पहले कश्मीर में स्थिति ये नहीं थी। कश्मीर फिर भी वहाँ पे शांति थी कंपैरेटिवली जो है। इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां इस तरह से नहीं बढ़ी थी। धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम में कश्मीर जो आने लगा था। क्या बात कर रहे हैं सर आप? 15,000 सिपाही वहाँ पे मारे गए, आप कह रहे हैं शांति थी? गतिविधियां वहाँ पे जो है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, वहाँ पे टूरिस्ट जाने लगे, तमाम तरह से। तो लगातार जो है अचानक हमने देखा कि वो कश्मीर में जो है इस तरह की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। तो निश्चित रूप से इसीलिए हमको समय के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी अलग अलग बनानी होती है, हमें किस तरह से डील करना होता है। तो वो देखते हुए अभी ये बहुत ही ज़रूरी था कि इस तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाएं, और वहाँ पे जो आतंकवादी लोग छिपे हुए हैं या वो जो वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, उनका जो मटेरियल वहाँ पे है, वो उसको हम वहाँ से निकालें, उनको नेस्त नाबूद करें। तो मुझे लगता है समय के हिसाब से सही कदम उठाया गया है ताकि ये और आगे बढ़ने न पाए। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि और कदम भी हमें, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके घावों पे मरहम लगाने का काम भी करना होगा, और उनको मेन स्ट्रीम में लाना होगा, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। एक सवाल में कर्नल साहब एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, एक सवाल बहुत अहम यहाँ पे रुकता है कि जैसा भी कहा जा रहा है, बार बार हम ये बात उठ रही है कि सेना को फ्रीडम नहीं थी, अब वो फ्री हैंड्स भी हैं। अब क्या आपको लगता है कि पहले जो सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं से जबरदस्ती सेना को बदनाम करने की कोशिश भी की जाती थी, जबकि ऐसा नहीं है? आज की डेट में अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर में हमने बीते दिनों देखा कि तमाम युवा सेना में भर्ती होने के लिए आ गया है। सेना की जो असल पहचान थी वो सिर्फ आसपा को नाम ले लेकर सेना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। असल में जो चीजें चल रही थी उसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रही है। और मैं अपने काबिल दोस्त से किसी भी कीमत पे सहमत नहीं हूँ जो कह रहे हैं कि 2-2.5 साल पहले कश्मीर में हालात सामान्य थे। भाई साहब, ये बताइए कि 1999 में कारगिल का युद्ध जब जीता गया था तो करीब 350 लोगों ने बलिदान दिया और युद्ध जीत लिया। उसके बाद कोई भी युद्ध नहीं हुआ, और करीब करीब आधे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में लगे रहे, मगर उसके बावजूद 10,000 से ज़्यादा सिपाही वहाँ पे अपना बलिदान दे चुके हैं। क्या ये सामान्य स्थिति में था? ये सामान्य स्थिति में बिल्कुल नहीं था, सामान्य स्थिति नहीं थी। अब ये परोक्ष या अपरोक्ष जैसे भी हो, लेकिन एक किसी किस्म का कहीं विरुद्ध हाथ रहा है जो ये आतंकवाद वहाँ पे पनपा है। मजाल है कि किसी एरिया के अंदर पुलिस ऑफिसर की आंख से कोई चीज़ बच जाए और कोई आतंकी वहाँ पे हो और हमको पता ना लगे। ये चीज़ें पता थी, लेकिन चक्कर ये है कि वो एक इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन रहा है। अब थोड़ा सा एक फ्रीडम मिली है। 700 घर, मैं कह रहा हूँ, आज तक मुझे बता दीजिए पूरी हिस्ट्री में पिछले 50-70 साल की कि अगर 7 घरों की भी तलाशी ली गई हो। सर, बात ऐसी है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भाई साहब, मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में कोई स्लीपिंग सेल है? क्या पाकिस्तान में स्लीपिंग सेल के हिमायती हैं? क्या पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के ने खड़े होकर ये कहा है कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? ये चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं, और जो हो रही हैं और जो कह रहे हैं उसका हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या आप भी दिखाई नहीं देता? नहीं, तो उसके कारण है ना, क्योंकि कश्मीर में असंतोष है, इस बात को हमें मानना होगा, हम नकार नहीं सकते। वहाँ पे जो है कि आतंकवाद पनप क्यों रहा है वहाँ पे? क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ वो उस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है जो अपेक्षा है। आप एक लोकतंत्र में रहते हुए भी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं,
जिस तरह से उनके साथ उनका विकास है उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए पीयूष सर, यहाँ पर हैं। मैं और एक लगातार सवाल वहाँ करूंगी, किस तरीके के दरअसल व्यवहार की आप बात कर रहे हैं? कश्मीर की जनता जो है, जम्मू कश्मीर कश्मीर की जनता आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में पिसती जा रही है, एक वो चीज पिसती रहती है। बताइए पीयूष जिस जी, तरफ एक हम चीज कभी- बताइए, जिस आप जिस तरफ हम व्यवहार कभी की बात कर रहे तवज्जो हैं, नहीं जिस देते हैं, व्यवहार की बात इसलिए करें, हम अगर हमेशा जम्मू मानते कश्मीर हैं, का हम पीयूष हमेशा सर, मानते अगर हैं कि जम्मू हमारी सेना कश्मीर का सही में है, व्यवहार हमारी खराब वो होता सही है, तो और आप वहाँ अगर के देखें, पाकिस्तान जो कश्मीर के लोग हैं सुनिए, उनकी पीयूष कोई जी, समस्या नहीं सर है। सर जी, सर एक आर्गुमेंट सेकंड, आर्गुमेंट देखिए, तर्क देखिए। मैं एक तर्क देता हूं आपको, वहां की जनता जो पिस रही है और पिसेगी। भाई मैं एक सवाल पूछता हूं कि बाकी बचे हुए हिंदुस्तान की कोई प्राइवेट कंपनी क्या कश्मीर के उस यूथ को अपने यहाँ नौकरी देगी जो ये कहेगा कि मैं बुरहान वानी का समर्थक हूँ? नहीं, वो क्यों कह रहा है, इस कारण को तो तलाशिए ना, वो क्यों कह रहा है, वो क्यों बुरहान वानी को समर्थक बना है। बस तो आज के आज भी ये हो रहा है कि आज अगर उसने वो कह रहा है तो हम उसको नेगेट कर देते हैं, हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे। सवाल यहीं से पैदा हो रहे हैं। आज भी जो कश्मीर की समस्या है वो ये कश्मीर की जो समस्या है उसके तह में हम नहीं जा रहे हैं। हम वहां की जो असंतोष है वो असंतोष क्यों है, वहां क्यों लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, हम इसकी तह में नहीं जा रहे हैं, हम उसको जानना भी नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि वो आतंकवादी हैं, वो पूर्व पाकिस्तानी हैं। तो अगर हम उनको इस तरह से लेबल करेंगे, उनके खिलाफ हिंसा करेंगे तो समस्या और गहराएगी और बढ़ेगी। उसका फायदा चीन भी उठाएगा, पाकिस्तान भी उठाएगा। ये अभी एक सेकंड, बस पंच जी से मैं ये चीज समझना चाहती हूँ। पंच साहब, आप जिस बात को कह रहे हैं कि बार बार वो तह में जाना चाहिए या उन लोगों के पीछे क्या वजह है, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं, जब हम पीओके की तस्वीरों को सामने देखते हैं, पीओके में लोग चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि अगर देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है तो वो जो भारत का जो अपना जम्मू कश्मीर है वहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षित लोग हैं, हमें यहां से निकालो। पीओके में तो लोग परेशान हैं, वहां की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन क्या हमारे देश में कभी ऐसी तस्वीरें आई? हमने ये देखा है कि जम्मू कश्मीर में जब प्राकृतिक आपदा होती है तो सेना सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। अगर वो सेना से नाखुश होते, अगर वो नाखुश होते, अगर जम्मू कश्मीर की असल जनता सेना से नाखुश होती सर, तो वो सेना में जाना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि नहीं सर, है, अगर वो सेना से नाखुश होती तो वो सेना में जाना ही नहीं चाहती। हम सिर्फ अच्छी देखना चाहते हैं, हम जो हकीकत है वो देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा है, इसलिए हम कंपेयर भी करते हैं। यहाँ भी तो संतोष है, तो यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। कश्मीर में आप कश्मीर के आवाम से बात करके देखिए, तो कश्मीर के आवाम से बात करके देखिए कितने परेशान है वो कहते हैं कि हम एक तरफ जो है कि सुरक्षा बलों से परेशान है, एक तरफ आतंकवादियों से परेशान है। क्या आपको नहीं लगता कि बीती पॉलिटिकल पार्टीज जो रही हैं, पास्ट पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने इन आस्तीन के सांपों को पाल रखा था? हुर्रियत से बात करने की जब बात आई है, एक सॉलिड एक्शन नहीं लिया। सारी राजनीतिक दल सियासत कर रही है यहाँ पे। मुझे तो ताज्जुब ये हो रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठ के वो बात कर रहा होता जो मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं, यही तो मुश्किल है। आपको इसमें पाकिस्तान का पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात नहीं है। आप लोग वही तो गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी नहीं है, तह तक नहीं जाएंगे। अगर हम अवाम की बात करेंगे तो आप कहेंगे आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तान की तरह बात कर रहे हो। यही तो गड़बड़ी है, क्योंकि हम कश्मीर को पाकिस्तान के चश्मे से देखते हैं। जोर से नहीं सर, जोर से नहीं, आप सुनिए बात सुनिए। वही अरे भाई, आवाम की बात कर रहा हूँ मैं, सियासतदानों की बात, मैं भी आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं भी आवाम की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, अच्छा मेरी बात सुनिए, आवाम है, आवाम को मुझे बताइए कि जब वहां पे बाढ़ आई तो उस आवाम की किसने मदद की? वो आवाम आज ये ऐसा कैसे कह रही है कि साहब ये तो जो सुरक्षा बल है ये गलत है? तो और वो आवाम क्यों, क्या बुरहान वानी के अलावा दूसरा वानी नहीं है? जो दूसरा वानी बीएसएफ में गया वो वानी नहीं है क्या? वो मॉडल नहीं बन सकता? त्यागी साहब, एक बात है, देखिए, जहां पे आर्मी ने अच्छा काम किया तो उसकी बड़ाई हुई। आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। जब उस तरह की आपदा आई थी तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी आर्मी की, सेना की बहुत भूरी प्रशंसा हुई। उसके बदले में पत्थर मारे गए। सेना ने कुछ अगर गलत भी किया है तो वो बात भी तो कही जानी चाहिए। अगर कहीं कुछ जाति हो गई है, नहीं हुआ क्या? जाने अनजाने में जाति हो गई है, तो अगर लोगों पे कुछ जातियां हो रही हैं तो हमें उस पर भी देखना पड़ेगा। हम सिर्फ सेना को एक जो है एक दैवीय रूप में नहीं देख सकते। सेना कैन डू नथिंग रॉन्ग, ऐसा नहीं है। सेना भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। सेना में जो सेवक, जो सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। एक सेकंड मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। 2010 में, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी जरूर वो रिपोर्ट देखी होगी, जब ये रिपोर्ट आई थी कि 2010 में बाकायदा एक पत्थरबाजों का गैंग तैयार किया गया। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए पे उन लड़कों को तैयार किया जाता था और ये कहा जाता था कि पत्थर फेंकना है
उनको। यही हरकत आज भी हो रही थी। तो ये गैंग तैयार करने वाले लोग कौन थे? कहीं ना कहीं से जो पास्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इन लोगों को तैयार किया। वो अपने वोट बैंक के लिए नहीं चाहते थे कि कश्मीर की फिजा सुधरे। ये तो, और वो पत्थर खाने वाले लोग कौन थे? हमारी सेना के लोग थे। आज भी अगर देखिए कि जख्मी जो लोग हुए हैं उसमें सेना ही जख्मी हुई है। आतंकवादी लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि डिस्टर्ब रहे एरिया, जो कश्मीर डिस्टर्ब रहे, उनकी भूमिका ज्यादा होती है। पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका इस तरह की नहीं होती है। और हर पॉलिटिकल पार्टी सियासत करती है, लेकिन इस तरह लेकिन ये है कि सवाल ये है कि हमें उनको अलग थलग करना होगा जो आतंकवादी हैं। सर, बिना हरी झंडी के किसी की मजाल नहीं है कि वो एक पत्थर भी उठा के फेंक सके। बिना हरी झंडी के कहीं ना कहीं से इन लोगों को शय मिली हुई थी। कर्नल साहब की भी प्रतिक्रिया हम इस पर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत खास मसला है ये। एक पहल जो शुरू हुई है आस्तीन के सांपों को पकड़ने की, घर के आतंकियों को पकड़ने की, ये जो पहल शुरू हुई है, आगाज हुआ है, अंजाम कहां तक पहुंचेगा? इस छोटे से ब्रेक नहीं हो रही। तो घर के आतंकियों का सफाया करने की एक पहल शुरू हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, उसकी फिजा को जो खराब करते हैं वो लोग हैं जो लगातार जम्मू कश्मीर में युवाओं को भड़काते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें करते हैं, सेना पर पत्थर लहराते हैं। आज उन्हीं की धरपकड़ शुरू हुई है। वहां तमाम चीजों को बरामद किया गया है जो जम्मू कश्मीर की रंगीनियत को बदरंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आज हम इसी मसले को थोड़ा वास्ट लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी मैं स्वागत करना चाहूंगी एक बार फिर से पीयूष पंजी का और कर्नल टीपीएस साहब का। अब मैं टीपीएस त्यागी साहब के पास आती हूँ। त्यागी साहब, एक बहुत खास सवाल है कि आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती सीएम, उन्होंने कहा था कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कहीं ना कहीं से कश्मीर की शांति को भंग करते हैं, कश्मीर की फिजा को खराब करते हैं। सवाल ये है कि वो जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनके रहनुमा कौन है? उनके रहनुमाओं पर कब शिकंजा कसा जाएगा? ये तो सिर्फ घरों में अभी दस्तक दी गई है, ये तो एक शुरुआत हुई है, लेकिन जो असल जड़ है वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? जब फौज अटैक करती है तो सबसे पहले अंगूठा रखने की जगह ढूंढती है और फिर उसके बाद में उसका विस्तार करती है। तो आप समझ लीजिए कि जो आज की सर्चेज हैं ये एक बिगनिंग है। इस सर्च के बाद ये आगे बढ़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 5% लोग ऐसे हैं जो इसे खराब कर रहे हैं। 5% लोग तो फिजा को खराब कर रहे हैं, मगर उस 5% को जो 50% सपोर्ट करने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला भी हैं, वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला के बेटे भी हैं, वहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे ये अलगाववादी भी हैं, फंडामेंटलिस्ट भी हैं, और आतंकवादी तो खैर हैं ही हैं, और उन आतंकवादियों के और बहुत सारे हिमायती भी हैं। ये वो लोग हैं जो उस फिजा को ख़राब कर रहे हैं। दरअसल में स्लीपिंग सेल को एलिमिनेट या न्यूट्रलाइज करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। जितना प्रॉब्लम तब आ गई कि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम में और जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। मुझे तो ये लगता है कि कश्मीर की समस्या थी नहीं, कश्मीर की समस्या बनाई गई। एक तो इंसेप्शन से ही, शुरू से ही बनी। 1948 में अगर सीज फायर नहीं किया गया होता तो कश्मीर की समस्या नहीं बनती। 1971 में जब 93,000 सिपाही पकड़े थे तब कश्मीर की समस्या सुलझाली होती तो बात खत्म हो गई होती। मगर ये कश्मीर की समस्या को जानबूझ के रखा गया, इसको लाइव रखा गया, और अब इसको ये जो सर्च ऑपरेशन है यही इसका आंसर है। और ये खाली बारामूला में नहीं, ये रजौरी में होना चाहिए, नौशहरा में होना चाहिए, मेंढर में होना चाहिए, ये सब जगह जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर ये ईमानदारी से काम 3 महीने चले तो कश्मीर का आतंकवाद खत्म हो सकता है। और इससे भी हमें घबराने की जरूरत नहीं कि साहब चीन का झंडा मिल गया। ये तो समझ नहीं रहे लोग। चीन का जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC, क्या मालूम ये पाकिस्तान की जनता में ऑलरेडी विद्रोह होना शुरू हो गया है। किस बात का? इस बात का कि जब तक ये CPEC कॉरिडोर बनेगा उसके बाद में जब इसका पैसा वापस देना पड़ेगा तब कितना करंट डेफिसिट होगा।
तब उसके बाद में कितना लोड पड़ेगा, क्योंकि चाइना से अब पाकिस्तान को ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और बोझ ठीक किस है, पे पड़ेगा? ठीक बोझ बाकी आवाम पे पड़ेगा। सर, मैं इस पहलू पर अभी आऊंगी, लेकिन इससे पहले एक और सवाल आपसे समझ के फिर मैं पीयूष जी के पास जाना चाहती हूँ। पीयूष जी ने कहा था कि जो असल वजह है उस वजह को हमेशा दबाने की कोशिश की गई, अगर वजह ही को नहीं दबाया जाता तो आज ऐसे हालात नहीं होते। तो जो वजह उन्होंने बताई थी, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं? मैं उस वजह का समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो जो वजह है वो कृत्रिम है। किसी एक आध पार्टी का नाम लेना तो ठीक नहीं लगता, लेकिन एक ही देश में दो संविधान, दो प्रधान, ये कुछ इस किस्म की पुरानी बात चली आ रही है कि उसे एस्टेब्लिश करने के लिए ये समस्या बनाई गई थी। और फिर जिन लोगों ने इस समस्या को बनाया, अनफॉर्चुनेटली एक बहुत लंबे समय तक वो रहे। हालांकि पॉलिटिक्स मेरा क्षेत्र। आप देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे सना की, सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये तस्वीर बहुत खास थी। आपने देखा कि कुछ लड़के मार रहे हैं पत्थर, सेना का जवान बेचारा वो अकेला है, वो किसी दोनों तस्वीर दिखाएंगे तभी तो क्लियर होगी कि हाँ सर मैं बताता हूँ, मैं दूसरी तस्वीर में सवाल ये कि उधर से भी गोली चलती है, उधर से पत्थर चलते हैं। सुनो, अब ये क्यों चल रहे हैं, तो इसके हमको तह में जाना होगा, इसको हमें कम करना होगा, दूसरी तस्वीर में इसके लेवल को हमें कम करना होगा। सवाल वो है। पीयूष जी, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। मुझे आप ईमानदारी से बता दीजिए कि एक आदमी बंदूक लिए खड़ा है और 50 आदमी उसके सामने हैं, क्या वो 50 आदमी कुछ कर सकते हैं? तो अगर सेना ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया होता तो मजाल था कि इतने करीब 5000 जो है सेना के लोग जो जख्मी हुए थे वो जख्मी होते। मतलब ये कि उन्होंने फोर्स का यूज नहीं किया, मतलब ये कि उनको फोर्स का यूज करने से मना किया गया। वरना जब उनके हाथ में बंदूक है उसके बाद में मजाल है कि नियत्ता कोई आदमी टिक जाए, आप टिक के दिखा दीजिए। दरअसल में जिन लोगों को जो इस बारे में टिप्पणी करते हैं उनमें से किसी को तजुर्बा नहीं है कि जब गोली सामने होती है तो गीता नहीं पढ़ी जाती, लेकिन मजबूरन फौज को गीता पढ़नी पड़ रही है। और फौज देखिए, फौज को ये उसका भी एक डिसिप्लिन है जो उसको बताया जाता है कि किस सिचुएशन में आप गोली चलाएंगे नहीं चलाएंगे। तो इसीलिए फौज को अपना रिस्ट्रेंट के साथ करना ही पड़ता है। लेकिन वहाँ से पत्थरबाजी हो रही है क्योंकि वो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है कि आतंकवादियों के साथ हाथ में खेल रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो आप पत्थर ही तो चला रहे हैं, वो आप पे कोई बम तो नहीं फेंक रहे हैं। अच्छा, फिर वही बात आ गई, अपना विरोध कर रहे हैं, आप भी चला रहे हैं। फिर देखिए पैलेट गोली चलाएगा, उससे उनके आंखों में इंजरी आई, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से इस तरह हो रहा है, बिकॉज हमें ये देखना है कि ये स्थिति पैदा न हो। तो इसके सिचुएशन के लिए ये कि जितना एलिनेशन लोकल लोगों का हो रहा है वो न होने पाए। अच्छा, आप क्या देखिए, आपने अभी जब सरकार ने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई, आप देखिए कितने युवा हैं उसमें, क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इंतहा बेइंतहा है वहां पे। रिक्रूटमेंट तो सर, अगर सेना में आने के लिए वो लोग अगर बेताब थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं से सेना के प्रति उनके मन में प्रेम है। प्रेम तो है ही है, सवाल ये कि हम उनको जो है हम उनको कल्पित बना रहे हैं। क्यों नहीं प्रेम होगा? हर देशवासी को और वो कश्मीर की आवाम को भी सेना से प्रेम, ऐसा नहीं है। ये हम उनको कल्पित बना दे रहे हैं। सवाल यही है कि हम कल्पित बना देते हैं उनको, क्योंकि उनके पास देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो जो भी है देखिए, वो जो होता है भटक जाता है, युवा भटक जाता है। अगर आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी तो आप कहाँ जाओगे? आप गलत तत्वों के बहकावे में आ जाते हो। और यही हो रहा है कि वहां पे जो सेपरेटिस्ट हैं, जो आतंकवादी तत्व हैं, वो इन युवाओं को बहकाते हैं, वो उनके बहकावे में आते हैं। लेकिन अगर उनको मौका मिलता है कि उनको मेन स्ट्रीम में कहीं नौकरियां मिल रही, क्योंकि हर कोई अपना पेट पालना चाहता है, मैं अपने पत्रकार दोस्त को एक बात बताना, वहां के युवा भाई साहब सुनो तो सही है, तो सुन लिया, बाहर निकले पढ़ने के लिए, निकले पढ़ रहे हैं, कोटा राजस्थान में जा रहे हैं, ठीक है, आईएएस में आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, करना चाहते हैं वो। मैं अपने पत्रकार दोस्त को ये बताना चाहता हूँ कि फौज में एक होता है समरी कोर्ट मार्शल। समरी कोर्ट मार्शल के अंदर कमांडिंग ऑफिसर ही जज होता है, वही डिफेंडर होता है, वही प्रोसिक्यूटर होता है, और वो वहीं के वहीं उसको सजा सुना देता है 15 मिनट में, और उसमें अपील करने का प्रावधान है। 1947 से लेकर आज तक जाने कितने समरी कोर्ट मार्शल हुए होंगे, एक की भी अपील नहीं हुई। इसका मतलब कि जुडिशियस है, जजमेंट है। सेना तो चलती ही न्याय के ऊपर है। अगर न्याय के ऊपर नहीं चले तो आप लोग तो लिखी हुई बात को भी नहीं मानते। वहाँ मौखिक मेरे ऑर्डर के ऊपर एज ए कमांडिंग ऑफिसर मेरा सिपाही जान देने को तैयार रहता है। दिस इज बिकॉज वी गिव पर्सनल एग्जाम्पल्स।
अब आगे से फ्रंट से हम लीड करते हैं। तो अब चूंकि सेना इतनी न्याय वाली है, इसलिए हर आदमी जिसमें थोड़ा भी दिमाग होगा या जो मोटिवेटेड नहीं होगा, जिसको आतंकियों ने पत्थर फेंकने के लिए पैसे नहीं दिए होंगे, वो आदमी सेना से प्यार करेगा। और बाकी लोग तो मोटिवेटेड है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए हम पत्थर उठा लेते हैं। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि उनको बचपन से पत्थर उठाना ही और लड़ना ही सिखाया गया काफिरों के आगे। अगर उनके हाथ में किताब और टैबलेट और कंप्यूटर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। वही तो मैं कह रहा हूं, दिया होता तो दिया नहीं ना सरकारों ने। अच्छा दिया नहीं, किसने नहीं दिया? जिसने नहीं दिया उसकी वकालत आज आप कर रहे हैं। देखिए नहीं, सारी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, सारी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। मैं किसी की वकालत नहीं कर, मैं आवाम की वकालत कर रहा हूँ। और मैं किसी सरकार, मैं तो सभी कह रहा हूँ कि हर पार्टियां सियासत करती हैं, हर सरकारों ने जो अपने अपना खेल खेला है, किसी ने वहां आवाम के बारे में नहीं सोचा। वहां के जो इलेक्शन रिग किए गए, यहां तक कि जब वहां की आवाम जो है लोकतंत्र में मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहती थी, वहां के इलेक्शन रिग किए गए हैं। अभी आप देखिए वहां पे जो पहले जो पार्टी थी, वो लोन साहब जो है वहां के आज भी एमएलए हैं और इस सरकार में हैं वो, लेकिन उनको अलग थलग किया गया है। बिल्कुल मतलब बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखिए बेरोजगारी मैं कह रहा हूँ, नहीं बेरोजगारी तो वहां पे अपराध नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए कितने अपराध हो रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं, दूसरी तरह के अपराध हैं। उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों की अगर बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर नहीं है। जब तक इसको नहीं जम्मू कश्मीर में सर आतंकवाद है। अगर हम कश्मीर को एक ही नजर से देखेंगे तो समस्या नहीं सुधरेगी सर। यहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ है। पे लोकल लोगों की समस्या एक बहुत बड़ा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। लोकल लोग उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के दूसरे राज्यों की बात करें को अलग तो थलग करने में हमारी पाकिस्तान मदद के कर झंडे सकते नहीं हैं। मिलते। हर अगर हम फ्राइडे को स्थानीय लोगों की पत्थरबाजी मदद नहीं करेंगे, होती। स्थानीय लोगों के विकास की बात करेंगे पीयूष तो वो अलग थलग कर देंगे। ऐसे लोगों को फर्क नहीं देंगे। ये बात थोड़ी सी गले के नीचे नहीं उतारी है पीयूष सर, थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दें आप जरूर। मैं कह रहा हूँ पीयूष सर एक सेकंड सर, पीयूष सर से मैं यही कहूंगी समस्याओं का समाधान हमें करना ही होगा। तो अलगाववादियों को सिर पे बिठा लिया जाए, अलगाववादियों को जो नहीं, अलगाववादी तो खुद ही अलग थलग हो जाएंगे, उनको और ज्यादा हो जाएंगे, उनका समर्थन नहीं मिलेगा। पहले तो स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तो अलग थलग हो ही जाएंगे। वो उनको अलग थलग होने दिया गया हम होता जो है कि स्थानीय लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेंगे, उनका विकास करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे तो वो क्यों उधर जाएंगे? वो तो आपका साथ देंगे, वो उनको अलग थलग कर देंगे, वो उनको अपने उनको पनाह तक नहीं देंगे। आजकल तो बंदूक की नोक पे जो पनाह ली जाती है वहां पे उनके घरों पे, उनका भी दोष नहीं है। उनको बंदूक की नोक पे आतंकवादी पनाह ले लेते हैं वहां पे, तो वो तो मर रहे हैं दोनों तरफ से। मेरा कहना ये है कि आपको जो सुरक्षा के इंतजाम करने बहुत जरूरी हैं, उन कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ आपको स्थानीय स्तर पे भी जो लोग हैं उनकी जो चोटें हैं उन पे मरहम लगाना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा, क्योंकि वो एक बहुत एक ऐसा हथियार। एक उदाहरण मैं उरी का देता हूं। मैं अरे भाई साहब, मैं उरी का एक उदाहरण देता हूं। उरी के अंदर आप वहां पे क्यों शांति थी? वहाँ पे बेशक अब ये इंसिडेंट हुई, क्यों शांति थी? इसलिए शांति थी कि वहाँ पे जो फौज थी वो फौज वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाती थी, वो फौज वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करती थी, वो फौज कभी कभी आवश्यकता पड़ने पे वहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्ट भी सप्लाई करती थी। तो जो वहाँ करती थी फौज का जो ये कैरेक्टर है, ये और जगह भी रहा होगा। जहाँ सिचुएशन आई वहाँ रहा, तो ऐसा नहीं है। उनको दरअसल में एरिया तो वहाँ नहीं पहुँचा होगा, वहाँ नहीं रहा होगा, डिस्टर्ब नहीं। दरअसल में ऐसा है कि जब बहुत ज्यादा तादाद से ज्यादा सहायता दे दी जाए, जब यहाँ पे 20 रुपए किलो चावल था तो वहाँ पे 2 रुपए किलो चावल बांट दिया जाए, तो उसके बाद में उन लोगों को ये लगने लगा कि जैसे ये हमारी सहायता नहीं, ये हमारा अधिकार है। और ये अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने का जो काम है, ये पुराने समय से चला, 1947 से आज तक चलता रहा। अब इसके ऊपर थोड़ा विराम लगना शुरू हुआ है, ट्रांजिशन पीरियड है। आई एम वेरी होपफुल, यही एक स्टेप लिया जाना था, जिसे मैं कह रहा हूं कि सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हम ये जो पहलू शुरू किया था हमने कि जो कहीं ना कहीं से वजह है उसको तलाशने की जरूरत थी, वो जरूरत भी अब पूरी करने की कोशिश की जा रही है। एक जो खास सवाल जो बहुत जरूरी है इस पूरे मसले में उठाने के लिए, कर्नल साहब आपके पास पहले आऊंगी। पाकिस्तान का क्या रवैया रहा है भारत के लिए, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, उसका तो अस्तित्व ही टिका हुआ है भारत को नुकसान पहुंचाने को लेकर। वो अगर नहीं पहुंचाएगा तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वो हालत भी खत्म होने वाले हैं, पाकिस्तान अपनी अंजाम तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। लेकिन जो एक नई तस्वीर आई है, हमने ये देखा कि इस पूरी सर्च ऑपरेशन में, जैसे हमने कहा था कि चीन का झंडा मिल जाना, ये वही चीन है जिसने मसूद अजहर को वीटो करके सीधे तौर पर उसको आतंकवादी घोषित करने के लिए एक बैन लगाने की कोशिश की थी। 2 बार उसने ये हरकत कर दी। ऐसे में चीन
चीन का अब झंडा मिलना, शी जिनपिंग आते हैं, वो कहते हैं कि हम भारत के साथ एक अच्छा और दोस्ताना संबंध चाहते हैं। बावजूद इसके एक तरफ वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो स्थिति है चीन के साथ हालांकि हमेशा रही है, लेकिन जो झंडा मिल गया है, यानी अभी तक सिर्फ एक ऐसे गुट से लड़ाई हो रही थी जो पाकिस्तान का समर्थक था, लेकिन अब हमें देखना होगा कि एक ऐसा गुट भी है जो कहीं ना कहीं से चीन का समर्थन भी कर रहा है, यानी ये चुनौती डबल होने वाली है। अगर चीन का झंडा ना भी मिलता तो क्या चीन हमारा दोस्त हो जाता? कभी नहीं, कभी नहीं। तो चीन का जो हाल है, वो चीन एक व्यापारिक देश है, लड़ाई कोई नहीं चाहता। अगर चीन लड़ाई चाह रहा होता तो देश के अंदर उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, चीन हमारा दुश्मन है वो तो हम बहुत खुले तौर पर कहते हैं, हम देश के अंदर जो ये गुट तैयार हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये देश के अंदर गुट तैयार नहीं, ये कुछ आतंकियों का है जो चीन के साथ है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का कोई आदमी चीन के साथ होगा इस मामले में। अगर ऐसा हुआ होता तो आज पूरी आवाम हिंदुस्तान की यह ना कह रही होती कि दिवाली पे झालर ना लगाए जाएं, केवल मिट्टी के दिए जलाए जाएं। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि सरकार कहे या ना कहे, देश सरकार का थोड़ी है, देश इन पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ी है, या देश पत्रकारों का थोड़ी है। देश जो है वो तो आवाम का है, और जो आवाम में वो अलग दिखाई देती है। आज कहीं से पूछ के देख लीजिए, हर एक आदमी ये कह रहा है चाइना का इंटरेस्ट इस वक्त केवल और केवल ये CPEC में है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसका महज मतलब ये है कि हम ग्वादर तक चले जाएं ताकि लैंड लॉक्ड कंट्री का सामान इंडियन ओशन के थ्रू पूरी दुनिया में जा सके। अब इसके काउंटर्स लिए गए हैं, चाबहार जो है ईरान में बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान बना रहा है, लेकिन ये तभी तक है। ये अब ये कहने लगे, जो वहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने खड़े होके आज आप सुनिए, वहाँ के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बोले ये तो चाइना का जो ये CPEC है, असलियत में एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है वहाँ पे। इसको वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह समझ रहे हैं, यानी कि वहाँ की आवाम में ऑलरेडी गुस्सा प्रारंभ हो चुका है CPEC के खिलाफ। बलूचिस्तान में गुस्सा है, POK में गुस्सा है, और हिंदुस्तान में गुस्सा है। पर हमें चाइना की इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसने मसूद अजहर को आतंकवादी डिक्लेयर करने में 15 में से 1 अकेले ने वीटो कर दी तो वो रुक गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और बतेरे उसके काम में उसने NSG ग्रुप में हमको नहीं रखा। चाइना से जब भी किसी मामले में बात हुई तो उसमें हर जगह उसने धोखा ही दिया है। जिस आदमी की फितरत में धोखा हो, जरा सोच के देखिए, क्या वो पाकिस्तान के साथ वफादारी करेगा? पंसाब ना देखिए त्यागी साहब, मुझे लगता है काफ़ी कुछ ठीक कह रहे हैं, जैसे खासकर चीन के संदर्भ में, कि निश्चित रूप से देखिए झंडा मिलना ये सब मुझे लगता है ये इरिटेशन पैदा करने वाली बात है कि हमारी जो सेना है या हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो थोड़े इरिटेट हो जाएं कि अरे ये क्या है। उसमें कोई अहमियत देने की बात नहीं है। और दूसरा, जिस तरह से पाकिस्तान और चीन हमेशा, देखिए चीन के इंटरेस्ट ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, उस स्ट्रेटजिकली साउथ एशिया में जो है, और उसके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत है। जैसे अभी तागी जी बता रहे थे कि जो कॉरिडोर बन रहा है उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाइना के लिए कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाइना के लिए वो कॉरिडोर है। तो वो हरारत में उसको तैयार करना चाहता है, तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो। और जिस तरह से माहौल भारत में लगातार इस तरह से बन रहा है चीन के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो भी एक उनके अंदर थोड़ा सा ये है कि गुस्सा है, चलो अच्छा हम भी दिखाते हैं, तो वो इसको हमको बहुत महत्व नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें अपने को समर्थ रखना चाहिए। हमें ये मानना पड़ेगा, देखिए कोई भी देश किसी का प्यारा नहीं होता है। न तो अमेरिका हमको प्यार करता है, न चाइना हमें प्यार करता है, और न रूस हमें प्यार करता है। उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, उस हिसाब से वो पार्टनर चूज करते हैं। हमें ये ध्यान देना होगा, और हमें अपने लिए अपना स्थान बनाना पड़ेगा, अपने लिए अपनी बार्गेनिंग पावर बनानी पड़ेगी। किसी दूसरे देश के कंधे में रख के या उनके कंधे पे चढ़ के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें कभी पटक सकता है। जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उठा के पटक देगा हमें। तो इससे मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है। चाइना कभी, मतलब चाइना ना अमेरिका कोई किसी दोस्त नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये, वो जो कर रहे हैं वो हम भी समझ रहे हैं कि हर कंट्री का अपना एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं से उस चीज को ही सामने रखकर काम करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर जो मेरा था, जो अब हम समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपने कहा कि सिर्फ इरिटेशन पैदा करने के लिए चाइना का झंडा, लेकिन चाइना का झंडा मिल जाना, जैश ए मोहम्मद और लश्कर के अब लेटर हेड्स पैड्स के साथ वो झंडा मिल जाना, पेट्रोल बम के साथ वो झंडा मिल जाना, ये कहीं ना कहीं से जरूर सोचने वाली बात है। POK से तो आते हैं ना, जो आतंकवादी वहां से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान भेज रहा है,
पीओके से आते हैं वो। तो यानी निश्चित अब रूप क्या से हम कहीं ये ना कहीं मान लें कि क्योंकि- अभी तक सिर्फ पाकिस्तान ही आतंकवादियों को पनाह देता था, अब चाइना भी उन आतंकवादी नहीं, संगठनों आपको को वही पनाह मैंने देने कहा, वाला है? आपको इरिटेट करने के लिए चाइना कुछ हद तक वो है, वो मटेरियल सप्लाई कर सकता है कि हाँ भाई ठीक है, देखो हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम इस तरह कर, अगर तुम नहीं मानोगे और तुम पाकिस्तान को परेशान करोगे तो हम इस तरह की गतिविधि हमें नहीं करेंगे। लगता, हमें नहीं लगता कि इसमें चाइना का कहीं हाथ है। अगर चाइना का हाथ रहा होता तो ये सोच के देखिए कि चाइना का जो जिंगजियांग एक प्रदेश है, हाँ। उस प्रदेश में भी मुसलमान है और वहाँ पे उसने मस्जिदों में उन मुसलमानों के नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा रखी है। वहाँ तो पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? तो चाइना चूंकि इस किस्म का आतंकवाद अपनी जगह एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं नहीं समझता कि वो आतंकवाद को इस तरह से एक्टिवली सपोर्ट करेगा। ये इनकी बात से मैं सर, सहमत हूँ। लेकिन एक्टिवली सपोर्ट किया तो मसूद अजहर को किस तरीके से हम भी जान रहे थे, दुनिया जान रही थी और चाइना भी जानता है कि मसूद अजहर का क्या की बायोग्राफी क्या है, बावजूद उसके उसने सपोर्ट किया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कर दिया। तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लें कि वो डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली आगे बढ़ पाकिस्तान को रहा अपने है? पाले में रखने के लिए किया है उसने। देखिए वो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मसला है वो इसीलिए उसने किया है, पाकिस्तान को अपने पाले में तो रखने एक के लिए। टेररिस्ट को ही ना। नहीं, टेररिस्ट को किया, लेकिन उसको ये डर है कि अगर मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया तो कल को मेरा जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इसमें ये आतंकवादी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और वो आतंकवादी पाकिस्तान में है, तो वो भी हैं और मसूद अजहर भी है और हाफिज सईद भी है चलिए, जो और बहुत आतंकी हैं। सीमा पार हैं उनको तो उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने वो किया भी है, उनकी अब खैर नहीं है। लेकिन जो आतंकी, जो आस्तीन के सांप हमारे घर के अंदर हैं, जिनके लिए लगातार ये कहा जाता रहा है कि जब तक हम इन्हें नहीं खत्म करेंगे तब तक हम किसी भी तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाएंगे, उनको खत्म करने की जो एक परंपरा शुरू हुई है। अब एक और बहुत खास सवाल आप दोनों से मैं चाहूंगी कि निष्पक्ष भाव से इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम जब इस डिबेट में हमने आज जानबूझ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रखा, क्योंकि शायद हम पॉलिटिकल पार्टीज को रखते तो बात वहीं आ जाती, राजनीति राजनीति राजनीति। लेकिन आज की तारीख में, पीयूष साहब पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगी इस पे, आज की तारीख में अगर हम देखें कि इन आस्तीन के सांपों के लिए एक ड्राइव जो शुरू किया गया है, ये ड्राइव कोशिश की जाएगी आगे बढ़ाने की, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ बेफिजूल की कुछ ऐसी पार्टियां हैं जब अच्छा भी हो रहा होता है तो उनकी विरोध करना उनके खून में है, वो इसका भी विरोध करेंगे, वो इसमें भी राजनीति करने लगेंगे? आपको नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए ये अब इतनी हालात ऐसे हो गए हैं कि निश्चित रूप से इस तरह के कदम अगर उठाए जाएं तो सभी समर्थन करेंगे। अगर करते हैं कोई इस तरह की पार्टी तो गलत कर रहे होंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं देखिए सर्जिकल स्ट्राइक वाले मसले पे देख नहीं, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तो खुद खुद जो है कि जो सत्तानशी पार्टी है वही राजनीति करने लगी थी, तो इसलिए उसमें तमाम विरोध होने लगे, तमाम बातें होने लगी, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट नहीं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार हुआ कि सरकार ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की बात सेना द्वारा ये कहलवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी नहीं होता था, पब्लिकली वो बात नहीं होती थी, सीधे सीधे। अभी आपने देखा अमित शाह और जिसे पारिकर साहब जिस तरह उत्तर प्रदेश में गए, अपना सम्मान करवाया और ये तक बात कह दी कि संघ ने जो है ये जो है, तो ये पूरा लग रहा है। देखिए अब वो एक्सपोज हो गया है, अब तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया किस तरह से इस पर राजनीति की गई है, करवाया गया है, जिस तरह उसकी पब्लिसिटी करवाई गई है, वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। सर मेरी बात और ये आप चूंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सीधी बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप कर्नल साहब की बात को भी सुन लीजिए, क्योंकि सेना को इसका श्रेय जाना चाहिए। नहीं दे रहे थे ना, वो तो संघ को दे रहे हैं, वो तो संघ को दे रहे हैं। पहले सेना को दिया, फिर सेना को दिया तो उनको वो लगा कि अरे सेना को दे दिया, प्रधानमंत्री को नहीं दिया, फिर प्रधानमंत्री को दिया, फिर संघ ने कहा कि अरे तुम प्रधानमंत्री को दे रहे हो, फिर पर्रिकर साहब कहते हैं कि नहीं ये तो संघ ने किया है, संघ की वजह से हुआ है, तो आप तो श्रेय संघ को दे रहे हैं, सेना को कहाँ दे रहे हैं? सेना को आप श्रेय नहीं दे रहे हैं इस बात का। ये राजनीति है, इस राजनीति। आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हो, वहां पे अपना सम्मान करवाते हो, ये राजनीति है। आपके अध्यक्ष कहते हैं, भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि अब तो ये है, हम इसको लेके जो उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ये राजनीति है। इससे सरकार की नियत पे शंका पैदा हो जाती है। मैं पत्रकार हैं आप, क्योंकि आप समझ सकते हैं, लिहाजा लॉजिक और रीजन की बात समझना। एक पानी अगर दरिया में है तो वहाँ पे ग्रेविटी प्रिडोमिनेंट है, हालांकि सरफेस टेंशन है मगर मामूली। वही पानी अगर टेस्ट ट्यूब में है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन प्रिडोमिनेंट है, ग्रेविटी है मगर मामूली। ऐसे ही मैं बताना चाहता
चाहता हूं कि 1 फीट और 1 मील में प्रोपोर्शन का फर्क है। तमाम हिंदुस्तान सेंस ऑफ प्रोपोर्शन से ग्रसित है। जो इससे पहले की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट थे, वो इस लेवल पे नहीं थे, वो 250 किलोमीटर की लेंथ में नहीं थे। तो इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक क्या उसमें फिर से कुछ पार्टियां आएंगी और राजनीति करेंगी और इस अच्छे कदम में भी बुराई निकालने की कोशिश करेंगी? मेरा ये जो एक हमने मसला उठाया था वो कहीं ना कहीं से सच भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश में लोग पहले, खास तौर से हमारे देश की राजनीति में हमने देखा है कि कुछ ऐसे राजनेता हैं, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसे मैकेनिकल मीडिया के लोग हैं जो लगातार सिर्फ अपना निज स्वार्थ देखते हैं, अपने आप को चमकाने के लिए। वो क्या कुछ कह जाएं, किसी पे भरोसा नहीं है, लेकिन हमें भरोसा अपनी सेना पर है, हमें भरोसा जम्मू कश्मीर पुलिस पर है, हमें भरोसा बीएसएफ पर है, हमें भरोसा सीआरपीएफ पर है, हमें भरोसा देश के जाबाज एक एक सैनिक पर है जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए सीमा पर प्रहरी बनकर खड़ा हुआ है। अभी उसने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, अब बात घर के आस्तीनों के उन सांपों की है जिनको सबक सिखाने की पहल शुरू हो चुकी है। आगाज हो गया है, अंजाम कहां तक पहुंचेगा इसका भी इंतजार रहेगा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारे बीच रखने के लिए। इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।